कक्षा 10वीं के गणित विषय में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास 10th में आपका चैप्टर नंबर 2 है। दो चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, इसको बताने से पहले आप लोग को याद होगा कि आपने पिछले क्लास 9th में आई थिंक चैप्टर नंबर 5 में एक चरों का रैखिक समीकरण पढ़ के आया हुआ है, ठीक है ना। एक चरों का रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आपने जब आपकी वेरिएबल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चर, सॉरी हिंदी में बोलते हैं चर, अगर एक रहे चर तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं, इन सबको आपने क्लास 9 में पढ़ा, जो कि आपका बेसिक था। वहाँ आप लोग को जानना था कि वेरिएबल क्या चीज़ होता है, उसको कैसे इक्वेशन क्या चीज़ होता है, इन सबको जानना था। अब आप लोग थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे क्लास 10th में, जिसमें दो चर यानी इसमें वेरिएबल की संख्या जो होगी 2 हो जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि क्लास जब 9th में पढ़ रहा था तो पूरे इक्वेशन में या तो एक्स रहता था, या तो वाई रहता था, या तो जेड रहता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स वाई दो एक साथ आ जाएंगे, और बोलना चाहिए दो वेरिएबल हो जाएगा, जैसे एक्स जेड हो गया, वाई जेड हो गया, जो भी है दो दो के में रहेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 में थोड़ा सा देखा होगा कि जब वन वेरिएबल था तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए था। हम एक इक्वेशन में कुछ रूल लगाते, जैसे समानता का नियम लगाते थे। आप लोग को 4 प्रकार का समानता का नियम बताया गया होगा, जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर। ये चारों जो समांतर नियम है, इन्हीं समांतर नियम का यूज करके हम क्लास 9th में क्वेश्चन को बनाते थे, क्योंकि वहां पर वेरिएबल एक था तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाता था। बट यहाँ पे क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, यानी आपको क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिलेगा, और आप लोग को और अन्य मेथड्स मिलेंगे। तो क्लास 9th और क्लास 10th से अगर थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला जाए कि क्लास 9th में हमको सॉल्व करने के लिए वन वेरिएबल था तो वन इक्वेशन चाहिए था, एक इक्वेशन चाहिए था एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। क्लास 10th में मैं बोल रहा हूँ कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। इसका कहने का मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि जितना आपका वेरिएबल रहेगा, जितनी वेरिएबल की संख्या रहेंगे, उतने आप लोग को इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। मान ले जाए एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये रही बेसिक की बात। बच्चों, हम देर न करते हुए आपके क्लास की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है इसको जरूर अंत तक देखें। मैं आप लोग को ये नहीं बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो चैनल को, कि वीडियो को लाइक करो, कि अन्य दोस्तों को शेयर करो, लेकिन आप देख रहे हैं तो आप इतना कोशिश करो कि इसको स्टार्टिंग से अंत तक देखो। क्या होता है, हम लोग अधिकतर गलती करते हैं, स्पीड में भगा भगा के थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपको किसी पॉइंट को समझना है, किसी को बारीकी से समझना है किसी चीज को, तो आपको शुरू से समझना पड़ेगा उस चीज को, और एकदम एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। मैथ्स तो एक एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना। एक बात समझ में आता है तब दूसरी बात समझ में आता है, दूसरी बात समझ में आता है, तीसरी बात समझ में आता है, तो एक सीढ़ी रहता है। तो इसको समझो आप। मैं आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है किसी पॉइंट को तो स्टार्टिंग से अंत तक देखना पड़ेगा। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा कि इसको आप शुरू से अंत तक देखें, और क्या बताना चाह रहा हूँ उसको देखें। तो बच्चों, आज बेसिक क्लास है तो आज हम बेसिक देखेंगे। अब हम देखते हैं आपके चैप्टर नंबर 2, दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है बच्चों। बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि कभी भी आप जब पढ़ते हैं ना हिंदी नाम को, तो इसके साथ साथ आप इंग्लिश नामों का भी यूज किया करिएगा, ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर जब आपकी हायर स्टैंडर्ड की जब पढ़ाई होगी तो वहाँ पर ये सब आपका काम आएगा इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है आपकी हायर स्टैंडर्ड, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, ये दो चरों का रैखिक समीकरण, तो इसको समझने से पहले आपको पहले समझना होगा कि रैखिक का मीनिंग क्या होता है। तो रैखिक को समझने से पहले आप रैखिक बहुपद को समझें। आप लोगों ने बहुपद के बारे में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, और 10th में भी आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी दिया हुआ है रैखिक बहुपद के बारे में। तो आप लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ लिया होगा। तो बहुपद में एक आप टाइप होता है रैखिक बहुपद, ठीक है। तो आपको बता दूं, बहुपद यानी कहने का मतलब पॉलिनोमियल, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो देखा जाए तो पद के आधार पे बांटा जाता है,
जिसको हम लोग प्लस और माइनस साइन पे डिनोट करते हैं, और एक जो होता है घात के आधार पर जब बांटा जाता है, यानी इसकी पावर से हम लोग देखते हैं कि कितनी होती है। तो ये पावर में ही पहले वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, एक होती है। इसमें अधिकतम घात की जो संख्या वो कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। या एक घातीय बहुपद ऐसा भी कभी भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या एक ही नाम होता है, लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन रैखिक बहुपद का कहने का मतलब जिसकी अधिकतम घात, मान इसमें अधिकतम घात कहने का मतलब इसमें जो चर होंगे ना, वेरिएबल्स होंगे, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया ए एक्स प्लस सी, ठीक है। इसकी अधिकतम घात देखा जाए, इसमें चर क्या है, एक्स है, इसकी अधिकतम घात कितनी होगी, एक। जैसे ऐसा ले ले नंबर में 3x प्लस 2, ये भी है, ठीक है। 4x 4z प्लस 1, ये भी है। या आप लोग डायरेक्ट 5y भी लिख सकते हो, ये भी है। ये सब रैखिक बहुपद है। इसमें सबसे जो चर है x y z, इनकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। यानी रैखिक बहुपद कहने का मतलब अधिकतम इसकी घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, किसकी, चर की। जो चर होगा उसके अधिकतम घात एक होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे आप लोग को एक वर्ड मिल गया चर। तो चर को समझते हैं कि चर क्या चीज होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल कहने का मतलब एक्स वाई जेड, जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी करते रहे, चेंज करते रहे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रश्नों को जब आप सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं एक्स की जगह 1 2 3 रखने पर, वाई की जगह 1 2 3 1 2 3 4 रखने पर, कि कहीं जेड की जगह आपको 10 12 13 14 रखना है तब रखने पर। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है क्या कि जैसे आप अगर अचर बोलूँ, अब चर तो आप लोगों ने बता दिया कि वो इसकी वैल्यू हम लोग बार बार चेंज करते हैं। यही मैं थोड़ा सा कांस्टेंट को समझाता हूँ। मैं बोलते कि कांस्टेंट होता है 1 2 3, ये एंड सो ऑन। कभी आप लोगों ने सुना है 1 की जगह पे 1 इक्वल 3 4 5 6 7 रखने पर, नहीं। 1 की जगह 1 ही रखा था, 1 1 ही होता है, 2 2 ही होता है, 3 3 होता है। लेकिन जो चर है वो एक्स वाई जेड, कभी देखना एक्स की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, वहां पे आप क्या रखो। तो इसीलिए बोला गया ये वेरिएबल चर जो वेरी करते रहता है, समय अनुसार बदलते रहता है। कहीं पर 1 से 10 होता है, कहीं पर 12 होता है, कहीं पर 15 होता है। लेकिन एक को आप कहीं भी देखो, चाहे आप अपने घर पे 1 की काउंटिंग करो, चाहे आप स्कूल में आके 1 को देखो, चाहे और कहीं जगह जाके देखो, 1 1 ही रहता है। लेकिन एक्स का मान हर एक जगह बदलते रहता है, एक्स वाई जेड में और बहुत सारे हैं, उसको बोलते हैं चर। और जो चेंज नहीं होते उसको बोलते हैं अचर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दो चरों का, दो चरों का क्या देखते हैं, दो चरों का रैखिक बहुपद देखते हैं। दो चरों का रैखिक बहुपद क्या होता है। अब याद रखना यहाँ पे रैखिक बहुपद का मीनिंग आपको तो मैं बता दिया कि इंग्लिश में बोलेंगे टू वेरिएबल इन अ लीनियर इक्वेशन। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे टू रहेगा ना, लीनियर वेरिएबल लिखिए, टू रहता है, मेरे गलती हो गया, टू वेरिएबल इन अ लीनियर। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल लिखिए। अब इसको देखते हैं, टू वेरिएबल इन अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होगी, वेरिएबल टू होगा और वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो पहले हम समझते हैं लीनियर क्या चीज होता है। तो लीनियर यानी रैखिक। आप लोग बता दें इसका अधिकतम घात चर की कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर रैखिक देखो, यहाँ पर दो चर आ गया, यानी दो चर होगा और दोनों की जो चर होगी उसकी जो पावर होगी वो हमेशा कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जहाँ पे देखो एक चर आपका x हो गया और एक चर आपका होगा y, अलग अलग चर हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3z प्लस 4y प्लस का 2। इसमें भी देखिए, इसमें जो चर है इसकी पावर एक है, इसकी भी पावर एक है। अधिकतम पावर कितनी है, इन चरों की एक एक है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ इसमें दो चर है, एक चर x है, एक चर y है, इसमें एक चर z है, एक चर y है, ठीक है। यानी चर तो दो हैं लेकिन उन चरों की अधिकतम पावर कितनी है, एक है। इसीलिए इसको बोलते हैं दो चरों का रैखिक बहुपद, क्योंकि ये बहुपद है बेटा, अभी इक्वेशन नहीं बना है, मैं आगे बताऊंगा कि इक्वेशन क्या चीज होता है। तो यहाँ तक आप लोग को एक चर बहुपद और दो चर बहुपद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं समीकरण, ठीक है ना।
समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या चीज होता है, तो इक्वेशन कहने का मतलब ये भी होता है कि कोई भी बहुपद को, समझना सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बहुपद के बारे में बता रहा हूँ, तो चाहे बहुपद कितनी भी घात का क्यों न रहे, कितनी भी उत्पाद का क्यों न रहे, किसी भी बहुपद को जब हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा के जीरो लिख देते हैं। अब मैं बोलते हैं किसी भी बहुपद, आप बोल रहे हैं सर बहुपद ही क्यों होगा, तो आप लोग को पता होगा बेटा कि कहीं पर जब जब क्या होता है, हमारा जो चर अचर जब एक साथ कॉम्बिनेशन होते हैं, तब हमारा क्या बोलता है, बीजीय संरचना बनता है। लोगों को बताया था मैं पॉलिनोमियल पढ़ा, बीजीय संरचना होता है। बीजीय संरचना जब माने क्या होते हैं, जब एक्स वाई जेड वाले और 1 2 3 वाले जितने भी नंबर हैं वो सब जब मिल जाते हैं बीजीय संरचना का निर्माण करते हैं। बीजीय संरचना में कुछ क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट केस हो जाता है, तब हो जाता है बहुपद बन जाता है। और बहुपद के चूंकि बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ बहुपद के सामने जीरो लगा दो, या तो ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि बहुपद को ही नहीं बोल सकते, कोई भी बीजीय संरचना होगा, ठीक है, बीजीय संरचना बोले, सॉरी गलती होगी, बीजीय संरचना यानी कोई भी है जिसमें एक्स वाई जेड जुड़ा हुआ है, इसको इक्वेशन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इधर मान ले जाए कोई लिखा हुआ है कुछ नंबर्स, और इस पे इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे जीरो लगा देना है। जब मान ले राइट साइड जब कोई भी बीजीय संरचना है या बहुपद है, उसके राइट साइड जब जीरो का साइन लगा दे तब ये बन जाता है इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं इसको इक्वेशन बनाना चाहूँ एक चर वाले को, तो ये हो जाएगा ax + c = 0। यानी जब जीरो लगा देते हैं इक्वल करके, तो समझिए वो क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है, समीकरण। जैसे 2x + y + c, इसको बनाना चाहूँ तो 0, ये आपका बन गया। 3z + 4y + 2, इसको इक्वेशन बनाना चाहिए, ये 0 बन गया। इसी तरह और बहुत सारे होते हैं नंबर, जितना आप सोच सकते हो उतना होंगे उधर, ठीक। तो ये आपका हो गया समीकरण। समीकरण कहने का मतलब क्या करना, उसको जीरो लगा के आगे लिख देना। अब आपका क्या होगा, अब थोड़ी सी बातों को समझते हैं। यहाँ पर होगा समझने समीकरण, अब आपको बोल दूं रैखिक समीकरण, समझना मीनिंग को, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण कहने का मतलब जिसका आपके बुक में दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन, जो कि आपको पढ़ना है आगे चल के, लीनियर इक्वेशन क्या चीज होता है। तो लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब पहले आप समझना, लीनियर का मतलब समझना, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उसमें जो वेरिएबल रहेंगे उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो रैखिक समीकरण यानी देखिए ax + c, ये रैखिक पॉलिनोमियल था। अब इसको जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। 3x + 2 = 0, इस तरह से ये, इसमें देख पा रहे हैं कि अधिकतम घात की कितनी पावर 1 है, और तो ये क्या होगा, रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अब आपके बुक में आता है जो कि मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, दो चरों का रैखिक समीकरण। अब आप लोग को यहाँ पे समझना आएगा दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी इसका अगर एग्जांपल की बात करूं तो आपके मन में आ गया होगा ऐसा एक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हूं, इसको ऐसा एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 0 के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, जो भी दो चर होगा, एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होगा और दोनों चरों की अधिकतम पावर कितनी होगी, अधिकतम घात 1 होगी, उसको हम लोग बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। क्या बोला मैं, दो चरों का रैखिक समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर होंगे, जैसे इसमें x इसमें y, दो चर होंगे, और उसकी अधिकतम अगर पावर देखो तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यानी दो चरों का रैखिक समीकरण कहने का मतलब दो चर होंगे और उसकी अधिकतम घात 1 होगी, ठीक है, और वो क्या होगा, इक्वेशन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ी सी इसमें आप देखिए बुक में जो दिया हुआ है, इतना तो बेसिक था, बेसिक पॉइंट। अब आपको जो बुक में दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ताकि बुक में आगे और क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा आपके बुक को समझते हैं, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब आपकी बुक में किस टाइप का इक्वेशन आने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, आपके बुक में कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेंगे, a1x + b1y + c1 = 0,
एक इक्वेशन मिलेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, या तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, देखो a1x प्लस b1y इक्वल, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा c1, और a2x प्लस b2y इक्वल c2। आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने c2 को ट्रांसफर कर दिया, माइनस क्यों नहीं हुआ? तो बेटा ये माइनस इसके नहीं हुआ क्योंकि c1 c2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का नहीं मतलब कांस्टेंट टर्म बोलना इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट टर्म करने पर। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, ये व्यापक रूप है, व्यापक रूप। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्यापक रूप किसका है, तो आपके मैं बता रहा हूँ सब, आपके बुक में इस तरह से इक्वेशन मिलेंगे, दो इक्वेशन। क्यों दो इक्वेशन मिलेंगे? क्योंकि आप लोग को जान रहे हैं कि कोई भी दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको हमेशा दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है, ये चीज आप लोगों ने सीख ली है। ठीक है, तो ये है आपका व्यापक रूप। और व्यापक रूप कहने का मतलब ये बुक में आपको इस तरह से इक्वेशन मिलेगा, और इस तरह से जो इक्वेशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं युगपद समीकरण। याद रखना, युगपद समीकरण। अब इसका इंग्लिश नाम भी बता देते हैं, इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ स्पेलिंग को, साइमल्टेनियस करके लिखा था, साइमुल, ठीक है बच्चों, और ये होता है टेनियस, टेनियस, ठीक है, साइमल्टेनियस बोलते हैं। या सिस्टम ऑफ इक्वेशन करके भी कहीं पर साइमल्टेनियस इक्वेशन करके यूज होता है इसका नाम, या कहीं पर ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं, इसको याद रखिएगा। कोई मान लो टीचर आपको पढ़ा रहा है, बोल दे सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब इस जो सिस्टम दिया हुआ है यानी जो चैप्टर चल रहा है उसका इक्वेशन इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं युगपद समीकरण। आप लोग बोल रहे हैं सर युगपद क्या चीज होता है, ये तो अजीब ही लग रहा है। तो युगपद कहने का मतलब जिसमें पदों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो युगपद, इससे आप लोग समझिए इसमें क्या किया गया है, दो वेरिएबल को एक साथ लिया गया है, इसीलिए इसको बोला गया युगपद, दो वेरिएबल को एक साथ लिखना यानी उसको बोलते हैं युगपद समीकरण। दो समीकरण को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे युगपद समीकरण। अब आप लोग को थोड़ी सी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और इस तरह से आपको इक्वेशन मिलने वाला है। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आपको बार बार बोलते नहीं रहूंगा, आगे जब आप लोग पढ़ाऊंगा तो a1 ये है, y a1 c1 क्या चीज है, यहाँ पे आपको सारी बात बता दे रहा हूँ। इस तरह से इक्वेशन मिलेगा आपको, इसमें क्या क्या है इसको अभी यहाँ से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो x और y है ये आपके वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, अगर आपको वेरिएबल समझ में आता तो हिंदी में लिख लीजिए क्या है, चर है। ठीक है, आपकी अगर बात किया जाए a1 b1 a2 b2, तो ये आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। अगर कांस्टेंट टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में लिख लीजिए अचर पद है। अब अचर पद है तो अचर पद कहने का मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है, ये सारे आते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका हाँ कांस्टेंट टर्म है, याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट, इसको ना हम लोग एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म तो रहेंगे बट इसको हम लोग कांस्टेंट टर्म नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि मैं बताऊंगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कोएफिशिएंट बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। थोड़ी सी मेरी बातों को समझना, मैं इसलिए क्यों नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ में होगा, यहाँ पे लिख देना चर का गुणांक। हिंदी में आपको बताता हूँ, अरे आप घबराया मत करा करो। ठीक है, ये चर का गुणांक, चर का गुणांक का मतलब देखिए, अगर a1 की बात किया जाए तो x का गुणांक है, b1 की बात किया जाए तो y का गुणांक है, इसकी बात किया जाए तो ये किसका है, x का है, इसकी बात किया जाए तो किसका, y का है। ये गुणांक, चर का गुणांक माने जो चर है उसका ये क्या है, गुणांक है, कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को मैं बोला हूँ कांस्टेंट टर्म क्यों लिखा, तो बेटा यहाँ पे हम c1 c2 को लिख रहे हैं ना कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे ये होंगे आपके कांस्टेंट टर्म, क्योंकि वहां पे क्या है वो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, गुणांक लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये होगा कांस्टेंट टर्म चर, और ये क्या होगा, गुणांक होगा। और आप लोग को ये बता दूं कि ये जो कांस्टेंट टर्म होगा और एक कोएफिशिएंट होगा, ये आपके रियल नंबर होंगे सारे,
अब फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर रियल नंबर्स क्या चीज होते हैं। तो रियल नंबर्स होते हैं आपकी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं मतलब ऐसा नंबर जिसमें क्या हुआ आपका होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आते हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं क्या, उस सबके सेट को या बोलना चाहिए समुच्चय को जब एक साथ लिख देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। युगपत समीकरण, ये युगपत समीकरण, ये युगपत समीकरण में ये होता है, बस मेरे को ये बताना था इस पे कि ये आपके बुक में क्या आएगा, बेसिक आएगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये समीकरण मिल गया, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन हमको मिला है, तो इस इक्वेशन से अगर एक्स और वाई को हमको फाइंड करना होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा और वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसके फाइंड करने के लिए क्या होगा, हमको एक इसकी सॉल्यूशन मेथड की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी युगपत समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम उसके मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन की, कोई किसी भी साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होता है, जो युगपत समीकरण होता है, युगपत समीकरण माने ऐसा समीकरण जिसमें क्या होता है, दो समीकरण को एक साथ मिला के लिखा जाता है, माने दो चरों वाला जब समीकरण को एक साथ मिला देते हैं, दो चरों वाला एक समीकरण और दो चरों वाला एक समीकरण, जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तब ये हमारा बन जाता है युगपत, ठीक है ना। तो युगपत जो समीकरण होता है उसको हम सॉल्व करने के तरीके के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, इसके सॉल्व करने के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, उसको और अन्य भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला होता है आलेखीय विधि, इसको आलेखी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं आलेखी, ठीक है, आलेखी विधि, जिसको हम लोग, इसका इंग्लिश नाम होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और एक होता है बीजीय, ठीक है, बीजीय, बीजीय विधि, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड, बीजीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है, बीजीय विधि, एल्जेब्रिक मेथड, समझना। अब जो एल्जेब्रिक मेथड है इसको क्या किया गया है, तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक। इसकी तीन विधि बताई गई है, मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ, जिसमें से दो विधि आपके बुक में है, तीसरा विधि मैं अपने आप से बताऊंगा। और जो आलेखी विधि है इसके एक ही मेथड है, इसको हम लोग एक ही नाम से जानते हैं, वो है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रश्नों को ना ग्राफ की सहायता से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। सॉल्यूशन बाय, लिख सकते हो बाय सॉल्यूशन, नहीं लिख सकते हो, ऐसा लिखेंगे ग्राफ की सहायता से, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ग्राफ की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, ग्राफ की सहायता से। इसको क्या करते हैं, ग्राफिकल में इसको 1 नंबर दीजिए क्योंकि हम लोग काउंट करेंगे। सेकंड नंबर इसको देता हूँ, ये बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका मेथड है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश को थोड़ा देखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और तीसरा हमारा होता है विलोपन विधि, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि को इलिमिनेशन, ये बढ़िया से लिखता हूँ, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, इलिमिनेशन मेथड। इसके बाद आपका आता है वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। वज्र गुणनखंड विधि, तो बच्चों आपके जो युगपत समीकरण है उसको सॉल्व करने के 4 विधि होते हैं। आपको बता रहा हूँ इसमें से 1, 2 और 3 ये आपके सिलेबस में है। ये चौथा वाला जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसको बताऊंगा, ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा। ये 4 तरीके से हम क्या करेंगे, आपके बुक में मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग को कुछ आलेखी विधि में क्या होते हैं, 3 केस मिलते हैं आपको, ठीक है। आलेखी विधि को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको 3 प्रकार के केस मिलते हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे होते हैं, ठीक है। आप लोग को बता दूं आलेखी विधि जो ग्राफ मेथड है इस पे क्या होता है, 3 केस बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जाने से पहले जो क्वेश्चन, सबसे पहला पॉइंट कि ये इसका सॉल्यूशन तब निकलता है जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, समझना। इसकी सॉल्यूशन क्या होती है, जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन, इसको पूरा लिखना चाहे तो आई, जब भी इंटरसेक्शन करता है, जब 2 पॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना मतलब क्या होना, इसको हम लोग समझ सकते हैं। इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है प्रतिच्छेद, ठीक है ना, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। जब एक लाइन दूसरे लाइन को जब इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तभी इसका क्या मिलता है, इसमें सॉल्यूशन मिलता है। याद रखना आलेखी विधि में, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्राफ में जो दिया रहेगा उसका हम लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें 3 केस बनते हैं जिसमें हम समझते हैं बारी बारी से। केस नंबर 1, समझना इस बात को, ये बात को बस अपने माइंड पे बिठा के रखना। अभी इस पर ज्यादा सोचना मत कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसा होता है, इन सब से आपको बिल्कुल मतलब नहीं रखना है। आप लोग बस केस 1, 2, 3 को याद रखो। ये क्या होता है, जब हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है, इसको हम क्यों इसको हमको पढ़ाया गया है। अभी आप मत सोचो, आप बस पढ़ो और समझो क्या बता रहे हैं सर उसको, ठीक है। तो केस 1 जो होता है बेटा, ये क्या होता है, देखिए एक मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया ऐसे, ये आप लोगों को पता होगा कि ग्राफ 2 एक्सिस पे बनता है, एक्स एक्सिस पे और सॉरी ग्राफ पेपर पे 2 एक्सिस होते हैं, ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और आप लोगों को पता होगा यहाँ जो होता है ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। और ये होगा, इसको कभी कभी यहाँ पर एक्स डैश भी लिख सकते हो, यहाँ पे वाई डैश भी लिख सकते हो, लेकिन 2 ही एक्सिस होते हैं मुख्य रूप से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इधर के माइनस वाले को हम लोग एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इधर के माइनस वाले को वाई डैश से डिनोट करते हैं, उससे निकल। तो पहला केस क्या होगा, पहला देखो, पहले बता दूं आप लोग पढ़ रहे हो 2 चरों का रैखिक समीकरण, यानी आपके पास बेटा 2 इक्वेशन रहेगा, ये 2 इक्वेशन रहेगा। तो दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से जब एक ग्राफ बनाएंगे, मान लो कुछ इस तरह से जाता है इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ, और इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ये समझ में आया, समझना। इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ कीजिए तो ऐसा जाता है, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ कीजिए तो ऐसा जाता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा, जहां पे क्या करता है, ये प्रतिच्छेद करता है, ये समझ लो। तो ये जो पॉइंट होगा इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसको हिंदी में आप लोग लिखना चाहे तो प्रतिच्छेदन बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम होता है प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, नाम लिखो तब भी दिक्कत नहीं, प्रतिच्छेदन मत लिखो, अधिकतर प्रतिच्छेद लिखते हैं, वो तो अपने लैंग्वेज में प्रतिच्छेदन बिंदु बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखो आप मेरी बातों को समझना, यहाँ पे जब ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचेंगे और एक दूसरे को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है 1 पॉइंट पे, याद रखना 1 पॉइंट पे क्या करता है, जब ग्राफ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है ना, एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे। जब एक पॉइंट पे हमारा ग्राफ जब क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पे जब प्रतिच्छेद करता है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वह क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल का मीनिंग आपको बता दूं कि x की और y की सिर्फ ओनली 1 वैल्यू मिलेगा, ओनली 1 वैल्यू मिलेगा, माने एक ही मान मिलेगा,
एक ही मान कहने का मतलब अगर x का मान 5 है और y का मान 6 है तो और इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ओनली वन वैल्यू मिलता है। अद्वितीय हल कहने का मतलब उसके जैसा और कोई ना हो, यानी x का जो मान मिलेगा सिर्फ एक ही मिलेगा और y का जो मान मिलेगा एक ही मिलेगा। तो आपको ये पहला समझना, अगर हमारा जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ऐसा तो माने एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो प्रतिच्छेद करता है, तो हमारा जो हल होता है अद्वितीय हल मिलता है और एक्स वाई का हमको क्या क्या मान मिलता है, वन मान मिलता है। या ऐसा बोल सकते हो कि एक्स वाई यहाँ पे यूनिक होता है, अद्वितीय होता है हमारा हल, ठीक है। बस इतनी 3 पॉइंट है, बाकी सब बोलो, इन्हीं को याद रखो। केस नंबर सेकंड देखो, केस नंबर सेकंड या कंडीशन नंबर सेकंड भी बोल सकते हो। इसमें क्या होगा, जब हमको दो लाइन रहेगा, उन दोनों लाइन का जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसा, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, ये ओरिजिन है। वो आप लोग कभी कभी सुने होंगे ओरिजिन, मूल बिंदु ओ से डिनोट करते हैं क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। मान लिया जाए क्या होता है, जब हम पहले इक्वेशन का जब हम ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे पहले इक्वेशन को तो ऐसा बनेगा, जब दूसरा इक्वेशन को हम लोग जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा मिल जाएगा। अब इसका कहने का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या होंगे, दोनों लाइन, तो दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, लाइन समांतर मिल रहा है, समानांतर, ठीक है, समानांतर, समानांतर, ठीक है, समानांतर पैरेलल, पैरेलल मिल रहा है, पैरेलल मिल रहा है। इसका मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे जो मैं स्पेलिंग एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं गलती कर डाला हूँ। यहाँ पे रहेगा पैरेलल का स्पेलिंग आपका PARA, हाँ गलती, ठीक, गलत, पैरेलल, ये बच्चों ऐसा रहा, पैरेलल माने समांतर, समांतर होना चाहिए, समानांतर लिख दिया, एक ही बात है, समानांतर मीन्स भी पैरेलल या समांतर होता है इसका, ठीक है। तो पैरेलल होगा, मेरे बातों को समझिए, गलती हुआ हो तो उसको सुधार लेना, ठीक है। तो जो केस नंबर जो 2 है, इस पे क्या होता है, हमको क्या मिलता है, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ड्रॉ करते हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक बच्चों, पैरेलल लाइन बन जाता है। तब क्या हो, देखिए, जब क्या हो, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, ठीक है, नो, नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद रखना। जब पहला क्या हो, नो या नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, जब आपको क्या मिलो, कोई प्रतिच्छेदन बिंदु ना मिले, इसका कहने का मतलब आपको लाइन कैसा मिल जाए, पैरेलल लाइन मिल जाए, पैरेलल लाइन मिल जाए माने समानांतर रेखा मिले, समांतर रेखा मिले, समानांतर हो, समानांतर रेखा मिले, ठीक है, समानांतर रेखा मिले, पैरेलल लाइन मिले, तब हमारा जो हल होगा, ये क्या होता है, इसमें देख पा रहे हैं कि कोई भी पॉइंट क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, समानांतर। बच्चों थोड़ा सा मैं यहाँ से मैं गलती कर रहा था, मैं सुधार देता हूँ, समानांतर ऐसा लिखा था, ठीक है, क्या एक्चुअली मैं इंग्लिश में पढ़ा था सारा चीज को, तो मेरे को हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक जा रहा है, ठीक है बच्चों, मैं सुधार दिया क्योंकि गलती करना गलत बात है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाओ लेकिन गलत मत पढ़ाओ, जितना जानते हो उतना ही पढ़ाओ मेरे घर। तो ये ऐसा कुछ लिखा था, ये समांतर रेखा, तो ये समांतर रेखा ये ऐसा लिखा है। तो बच्चों ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ क्या मिलेगा आपको, समांतर रेखा मिलेगा, यानी पैरेलल मिलेगा। तो समांतर रेखा मिलेगा, पैरेलल मिलेगा, तो आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी क्या होता है, कट नहीं कर रहा, जबकि आपको बताया था कि जहां पे इंटरसेक्ट करता दिया वहीं पे सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, जब कॉमन पॉइंट मिलेगा यानी प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है तभी हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो सेकंड यहाँ पे पैरेलल होगा यानी हमें कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। केस नंबर 3 को यहाँ पे देखिए,
केस नंबर 3 क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे ऐसा, ये x डैश, ये y और ये हो गया y डैश, ठीक है। तो क्या होगा, जब पहला इक्वेशन दिया उसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा मान लो एक ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा पहले का। अब जब दूसरा का बनाएंगे तो वो भी ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा। जब ग्राफ को बनाऊंगा तो ग्राफ उसके ऊपर फिर आ जाएगा, एक और ग्राफ आ जाएगा ऐसा। ये इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग कि दो ग्राफ एक साथ मिल गया है, ये दो ग्राफ बोलते हैं, दो लाइन एक साथ मिल जाता है, माने पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन पे आ जाएंगे, पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन को। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम लोग समपाती होना, हिंदी में इसके लिए बोलते हैं समपाती, ये समपाती, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम होता है कोइंसिडेंट, समपाती हो जाना। जब क्या होगा, लाइन आपका क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, तब आप देख पा रहे हैं ये सभी जगह पे मिल रहा है। इसका यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे ये मिल रहा है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मिल 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 रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी। और इसको जितना आगे बनाओगे, इसको जितना पॉइंट होगा, सभी जगह क्या होते जाएंगे, वो मिलते जाएंगे। यानी हर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन दूसरे लाइन को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी इसके जब इंटरसेक्शन अगर पॉइंट देखा जाए तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, या बोल सकते हैं इन्फिनाइट पॉइंट मिलेगा। अगर इसकी पॉइंटों को देखा जाए तो इन्फिनाइट पॉइंट मिलेगा। तो आप लोग को पता है कि जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इन्फिनाइट पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद करते हैं, माने इन्फिनाइट पॉइंट पे हम बोलना चाहिए अनंत, ठीक है, इन्फिनाइट को हम लिखेंगे हम लोग अनंत, ठीक है। ये क्या करता है, अनंत पॉइंटों पे क्या करता है, ये बोलना चाहिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तब इसके जो हल होंगे अंततः अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो हल होगा, चूंकि ये अनेक जगह पे कट कर रहा है, इसीलिए अनेक जगह पे कट कर रहा है, तो इसका जो पॉइंट मिलेगा, इसका जो हल मिलेगा, ये क्या होगा, अनेक हल होंगे। अनेक हल क्यों, क्योंकि ये अनेक जगहों पे क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। यानी अनेक जगह पे करने का मतलब इसकी जो इंटरसेक्ट जो पॉइंट है ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो हल होगा अनेक हल होंगे। इसको अनेक हल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इन्फिनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसके जो हल होंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे, ठीक है। तो बातों को फिर से समझना कि अगर क्या होता है केस नंबर 1 में, आलेखी विधि हम देखें, केस नंबर 1 में अगर क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो पहला बात समझिए, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहीं सॉल्यूशन मिलेगा। पहला केस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अद्वितीय हल मिलता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे एक ही नंबर मिलेगा। दूसरा जब समानांतर हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसका कहने का मतलब कोई हल नहीं मिलेगा। और जब तीसरा हम लोग देखते हैं समपाती हो जाते हैं, कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक के ऊपर एक जब आ जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं, अध्यारोपित अलग हो गए, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं समपाती हो जाना। इस स्थिति में हर एक पॉइंट, हर एक जहां पर हम लोग भी सोचेंगे हर एक जगह पे पॉइंट मिलता है, और ऐसा करते करते आपको इन्फिनाइट पॉइंट मिलेगा, अनेकों पॉइंट मिलेंगे। इस केस का जो हल होगा अनेक हल होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो आपकी आलेखी विधि में 3 प्रकार का आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों ये रही यही तक आपकी बेसिक क्लास, और फिर हम लोग देखते हैं आगे आपके क्वेश्चंस को, ठीक है।